सोचिए, जिस नेपाल को हम एक शांति और पर्यटन का देश मानते हैं, उसी नेपाल की सड़कों पर आज खून बह रहा है। संसद हिल गई है, सरकार गिर चुकी है और लोग कह रहे हैं यह बदलाव चाहिए, वरना कुछ बचेगा नहीं। मामला सिर्फ सोशल मीडिया बैन का नहीं है, मामला है जनता के गुस्से का, युवाओं के सपनों के टूटने का और नेताओं की नाकामी। नेपाल में जो कुछ हो रहा है उसे समझना होगा टुकड़ों में, लेकिन कहानी इतनी पेचीदा है कि सब कुछ आपस में जुड़ा है। शुरुआत हुई नेपाल सरकार के फैसले से, जब अचानक फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब जैसे 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सरकार ने दो वजहें बताई। पहली कि यह कंपनियां नेपाल में कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड नहीं हैं। दूसरी कि इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल फर्जी खबरें फैलाने और साइबर क्राइम के लिए किया जा रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या सरकार का मकसद सिर्फ कानून लागू करना था या आवाज़ को दबाना? क्योंकि जैसे ही यह बैन लगा, नेपाल के युवा, जिन्हें पूरी दुनिया जेन जी कहती है, वे सड़कों पर उतर आए। उनके लिए सोशल मीडिया सिर्फ टाइम पास या फोटो शेयर करने का जरिया नहीं, बल्कि यही वो जगह है जहां वे अपनी बात रखते हैं, जहां से उन्हें दुनिया से जुड़ने का मौका मिलता है। और जब उनकी आवाज़ पर ताला लगाया गया, उन्हें लगा कि लोकतंत्र पर हमला हो गया। और यही वजह है कि देखते ही देखते विरोध पूरे देश में फैल गया। खासकर काठमांडू में हजारों युवा सड़कों पर उमड़ आए। शुरुआत शांतिपूर्ण रही, पोस्टर थे, नारे थे, संविधान का हवाला था, लेकिन फिर माहौल बिगड़ गया। भीड़ गुस्से में संसद भवन तक पहुंची, अंदर घुसकर तोड़, पुलिस और प्रदर्शनकारियों में भिड़ंत हुई, लाठीचार्ज, आंसू गैस, गोलियां चली और देखते ही देखते 20 से ज्यादा लोग मारे गए और 300 से ज्यादा घायल हो गए। ये सिर्फ एक विरोध नहीं रहा, ये बन गया जनता बनाम सरकार की लड़ाई। लेकिन असल कारण सिर्फ सोशल मीडिया बैन नहीं था। एक गुस्सा कई सालों से जमा हो रहा था। बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है कि पढ़े लिखे नौजवानों को विदेश भागना पड़ रहा है। भ्रष्टाचार इतना गहरा है कि आम लोग कहते हैं कि नेता सिर्फ अपनी कुर्सी और जेब भरने आए हैं। और आर्थिक संकट इतना बड़ा है कि महंगाई से लोग परेशान हैं। सरकार पर भरोसा उठ चुका है। ऐसे में सोशल मीडिया बैन सिर्फ एक चिंगारी थी जिसने आग लगा दी, और ये आग सीधे सत्ता तक पहुंच गई। सरकार पर दबाव इतना बढ़ा कि सबसे पहले गृह मंत्री रमेश लेखक ने इस्तीफा दिया, फिर कृषि मंत्री रामनाथ अधिकारी और कई दूसरे मंत्री भी चले गए। लेकिन असली भूचाल तब आया जब प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा का ऐलान कर दिया। संसद में उन पर अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी थी। इससे पहले ही उन्होंने कुर्सी छोड़ दी, और यही वो पल था जब प्रदर्शनकारियों ने जीत का ऐलान कर दिया। उनके लिए सिर्फ एक इस्तीफा नहीं था, ये उनकी ताकत का सबूत था कि अगर वे संगठित हो तो सरकार को झुका सकते हैं। अब सवाल ये है कि नेपाल आगे कहाँ जाएगा। नई सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, पार्टियां आपस में बातचीत कर रही है, लेकिन स्थिरता कितनी जल्दी आएगी तो कहना मुश्किल है। क्योंकि इस बार सिर्फ सत्ता परिवर्तन काफी नहीं होगा। इस बार जनता उम्मीद कर रही है कि कोई ऐसा नेतृत्व आएगा जो बेरोजगारी का हल निकाले, भ्रष्टाचार पर तमाम लगाम लगाए और लोकतंत्र की आवाज़ को दबाने के बजाय उसे और मजबूत करे। नेपाल के इस संकट ने एक और बात साफ कर दी कि युवा अब चुप नहीं बैठेंगे। वे सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करेंगे, बल्कि सड़कों पर उतरकर अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। यह आंदोलन नेपाल के इतिहास का वो मोड़ है जहां नई पीढ़ी ने साबित किया कि लोकतंत्र सिर्फ किताबों में लिखी नहीं, बल्कि जनता की ताकत है। और अगर सरकार जनता को नजरअंदाज करेगी तो उसे कुर्सी छोड़नी ही पड़ेगी। सोचिए, सोशल मीडिया पर ताला लगाकर सरकार सोच रही थी कि लोगों की आवाज दब जाए, लेकिन हुआ यही ताला बन गया। सरकार की राजनीति का ताबूत अब पूरी दुनिया नेपाल को देख रही है, सवाल पूछ रही क्या यह देश फिर से स्थिर होगा या और अराजकता बढ़ेगी। लेकिन एक बात तय है कि नेपाल के युवाओं ने इतिहास लिख दिया है, और इतिहास आने वाली हर सरकार को याद दिलाएगी कि जनता की आवाज सबसे ऊपर है। नमस्कार।